दोस्तों वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस स्मार्ट स्टडी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आज का जो वीडियो रहने वाला है बीए पार्ट 3 ईयर फिजिकल एजुकेशन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तृत क्वेश्चन है, उन पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम समझाने वाले हैं, शारीरिक शिक्षा का क्या है तथा उसका महत्व, उसके बारे में जितना भी होगा वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन जो है विस्तृत रूप से पूछे जाते हैं। उसके महत्व लिखिए, उसके बारे में कैसे क्या होता है ये आपको जानना होगा और आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आराम से वीडियो को सुन लीजिएगा 2-3 बार, फिर उसको लिख करके देखिएगा, आराम से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। याद करने की कोई टेंशन मत लीजिएगा, इतने लंबे क्वेश्चन याद नहीं किए जाते, उनको समझना है और लिख लिख करके देखना है, समझ जाओगे तुरंत। तो फर्स्ट हमारा उद्देश्य रहता है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है और यह क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, तो शारीरिक शिक्षा मेन रूप से शारीरिक शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यमों से, जो कि उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, उन्हें योग्य बनाना। वास्तव में शारीरिक शिक्षा शब्द बहुत कठिन एवं विस्तृत आधार वाला है। यानी जो शारीरिक शिक्षा है, एक प्रकार से जो हमारा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, हमारे शरीर से है, उस पे यहाँ पे जो है मेन रूप से बताया गया है। तो इसके महत्व देखते हैं। शारीरिक शिक्षा जो है, हमारे देश के जो योग गुरु हैं बहुत ही प्रख्यात हैं, आप लोगों को पता भी होगा। जो रामदेव जी हैं, योग के बारे में टीवी के माध्यम से जो है बहुत प्रचार किया है उन्होंने, जिसमें कई तरह के आसन और प्राणायाम का समावेश उन्होंने उसमें दिखाया हुआ है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, हर शिक्षा का जो अपना एक महत्व होता है, वैसे ही शारीरिक शिक्षा का भी एक अपना महत्व होता है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत इंसान को बचपन से होती है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत जो है इंसान को बचपन से होती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो है वह अपने बॉडी और माइंड जो है, शरीर और दिमाग को दोनों को का जो है विकास कर सकता है अपने माध्यम से। अब मैं इसके जो महत्व हैं उस पर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। इसके महत्व क्या हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। आप लोग हेडिंग जरूर डाल लिया करिए, जो है पेन चेंज करके, ठीक है। आजकल के ज़माने के लोग जो है भाग दौड़ से बहुत ही व्यस्त रहते हैं, भाग दौड़ में जो है बहुत ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि उनके शरीर की क्या हालत है और क्यों कि पैसे कमाने के चक्कर में वे लोग शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनके कुछ महत्व हैं, इस तरह हम जो है इसको समझने की, क्योंकि बचपन से ही उन्हें शारीरिक योग और कसरत की शिक्षा नहीं दी गई। जैसे ही इंसान को चाय पीने की, नाश्ता करने की आदत होती है, वैसे ही योग और ध्यान करने की भी आदत होनी चाहिए। लेकिन आजकल के इंसान में तो यह बिल्कुल ही नहीं दिखता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शरीर को कैसे मेंटेन रखें, ठीक है, थके हुए दिमाग को कैसे आराम देना है, कैसे क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है एक्टिव रहे। फिजिकल एजुकेशन का महत्व जितना माने उतना कम है, यानी जितना आप फिजिकल करेंगे मॉर्निंग में उठ करके, उतना ही आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। और यह वीडियो सिर्फ जो है
पेपर की दृष्टि से ही नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके फिजिकल लाइफ जो है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। विकासशील जमाने के साथ साथ खाने में पोषक तत्व तो नहीं रहे, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने लगी है और अलग अलग प्रकार के रोगों की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे में हमें शारीरिक व्यायाम और योग का सहारा लेना उचित बनता है और हर एक व्यक्ति को चाहिए भी इसका सहारा लेना। इसलिए बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही महत्व रखती है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो है शारीरिक शिक्षा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा एक मजबूत शरीर और शांत दिमाग बना सकती है। अब तो हर देश और दुनिया में योग और प्राणायाम को स्वीकारा गया है और अपने यहाँ जो भारत में भी 21 जून को जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग जो है बहुत अच्छे से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण अपने शरीर की शक्ति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी। इस वीडियो से आपको यह भी पता चल रहा होगा कौन सी कैसे लैंग्वेज हमको पकड़नी है। लोग अपना वीर्य नाश करके एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें स्वप्नदोष जैसी समस्याएं भी होने लगी हैं। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, योग और व्यायाम से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस तरह शारीरिक शिक्षा का बहुत ही महत्व है। तो यह जो है क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता हुआ। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे सीखा और आप लोगों को भी यह समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न समितियों के प्रतियोगिता से पूर्व के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रतियोगिता से पहले का जितना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या काम करने चाहिए। तो आपको लिखने का तरीका मैं हेडिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हेडिंग डाल डाल करके कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है अटैम्प्ट करके और मैक्सिमम नंबर भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इसका जो आंसर है अब मैं वो डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे खेल प्रतियोगिता के सफल एवं सहज आयोजन के लिए विभिन्न समितियों के प्रतियोगिता से पूर्व निम्न कार्यों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, हेडिंग के माध्यम से इनको समझाना है बाय पॉइंट। ठीक है, आयोजन प्रबंधन समिति। ठीक है, आयोजन समिति एक उसका भी गठन आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या देखना है, यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। यानी जितनी भी संचालन जो होता है, उनका जो आयोजन होती हैं, जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका मेन रूप से ध्यान रखते हैं। उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको मुख्य रूप से उनके जिम्मेदार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। यह समिति लगभग 1 माह पूर्व यानी 1 महीने पहले विभिन्न समितियों का गठन करती है। यानी यह समिति जो है और भी कई सारी समितियों का गठन करती है। 1 महीना पहले से यह प्रोसेस शुरू हो जाती है और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है, प्रचार समिति किसी भी प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले इस समिति का कार्य होता है। प्रतियोगिता की तिथि, स्थान, प्रतियोगिता कहाँ होना है, कार्यक्रम स्थल के बारे में विषय में सूचना प्रसारित करें। यह सारा जो काम होता है यह प्रचार समिति का होता है। यानी समाज में प्रचार करना कि इस प्रतियोगिता का आयोजन इस डेट में होने वाला है, यहाँ होने वाला है, यानी लोगों को जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुट सकें। फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे क्रय समिति। क्रय समिति में क्या है, तो प्रतियोगिता को सफल बनाने में इस समिति का मुख्य कार्य होता है प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली वस्तुओं और उपकरणों को प्रतियोगिता से पहले खरीद लेना चाहिए तथा उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए। यानी जो क्रय समिति होती है वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे प्रतियोगिता में लगेंगे वो सारे जो है खरीदने का काम ये करती है। ठीक है, फिर खेल का मैदान व उपकरण समिति, उसका भी गठन करना पड़ेगा।
तो यह समिति जो है खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है, यानी कैसा क्या मैदान रहेगा उसके बारे में, कैसा क्या फील्ड वहाँ पे घास वगैरह, यानी सारी कुछ जो है मैदान की जिम्मेदारी इस टीम की होती है। यह समिति जो है क्या करती है, खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है। प्रतियोगिता से लगभग 2 दिन पहले मैदान तैयार हो जाने चाहिए, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी होती है। अगर मैदान तैयार नहीं होते तो इसका जिम्मा इस टीम को लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको खेल का आयोजन कराना है तब ये सारे काम करने पड़ेंगे। फिर प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, अब कार्यक्रम समिति का भी गठन करना पड़ेगा। तो उसका क्या काम जो है क्या रहने वाला है, आप लोग ये भी जान लीजिए। किसी भी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए ये समिति काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है, क्योंकि टीमों की संख्या, फिक्सचर आदि तैयार करके सभी को उपलब्ध कराना, ताकि सभी समिति अपना कार्य सही ढंग से सुचारू रूप से कर सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी सजावट तथा समारोह समिति। अब समारोह होगा तो सिर्फ ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े जो है मेहमान भी आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। तो सजावट समिति का भी गठन करना पड़ेगा। तो प्रतियोगिता से पूर्व यह समिति निश्चित करती है कि उसे कहाँ पर कितनी, जैसे मैदान, स्टेडियम, मंच पर सजावट करनी है, कहाँ पे क्या कौन सा सही रहेगा, ये सब सिलेक्शन इसी को करना होता है। फिर प्राथमिक चिकित्सा समिति, अब जब आयोजन होगा तो उसमें जो है लोगों के जुटने की संख्या तो भारी मात्रा में होती है, तो इसलिए चिकित्सा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो प्राथमिक चिकित्सा समिति जो है प्रतियोगिता को समय पर चोट लगने, प्रतियोगिता के समय प्रतियोगी को चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है, प्रतियोगिता से पहले उस सामान की व्यवस्था करना इस समिति का पहला कार्य होता है। यानी जैसे दौड़ हो रही है तो उसमें बच्चों के जो है ग्लूकोज वगैरह उसकी आवश्यकता होती है, तो ये सब जो है इस समिति की जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद आता है वित्तीय समिति। यह समिति जो है प्रतियोगिता से पूर्व सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा तैयार करके बजट बना लेती है कि प्रतियोगिता में किस प्रकार चर्चा करना है। ठीक है, इस समिति का यह काम होता है। वित्तीय समिति पूरा यानी खर्चे का जुम्मा इसी का होता है। उसके बाद परिवहन समिति, अब आने जाने की व्यवस्था भी होगी, तो उसके लिए परिवहन समिति का गठन करना पड़ेगा। तो परिवहन समिति का काम जो है क्या रहने वाला है, तो प्रतियोगिता के दौरान किसी प्रकार के परिवहन की और कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, यह समिति इसकी रूपरेखा तैयार करती है, अर्थात बनाती है। ठीक है, यानी परिवहन समिति जो है कहाँ पे कितने व्हीकल जो है लगेंगे, कहाँ से क्या, यानी पूरा रोड मैप ये तैयार करती है इसका। ठीक है। फिर इसके बाद भोजन तथा आवास समिति, अब ठहरने की भी व्यवस्था होगी और खाने पीने की भी व्यवस्था होगी, तो उसके लिए भोजन समिति तथा आवास समिति का गठन किया जाएगा। तो यह समिति क्या करेगी, यह समिति जो है प्रतियोगिता पहले सुनिश्चित करती है कि टीमों को कहाँ ठहराना है, खाने की व्यवस्था कहाँ करनी है, कहाँ पे ठहरने की व्यवस्था करनी है, कितने लोगों की खाने की व्यवस्था है, लड़के व लड़कियों के रहने की व्यवस्था कहाँ करनी है, ये सारी जो जानकारियाँ हैं ये सब ये लोग सुनिश्चित करते हैं। कौन, आवास समिति के लोग। ठीक है। उसके बाद बात आती है अधिकारियों के लिए समिति। अब प्रतियोगिता से पहले अंपायर्स, रेफरीज, रिकॉर्डर्स व लैप स्कोरर आदि का चयन करती है तथा उनकी सहमति सुनिश्चित करती है। अब जो है प्रतियोगिता होगी तो उसमें जो है कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो इसका भी चुनाव करना होगा, तो उसके लिए इस समिति का गठन किया जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें सारे विस्तृत क्वेश्चन आपके इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार क्या है? आहार के वृहत पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिस तरह के आप लोग वीडियो चाहते हो। छोटे छोटे अगर चाहते हो तो छोटे छोटे मिल जाएंगे,
वरना एक बिग वीडियो होगा तो उसमें भी सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा कुछ हो इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं बताने वाला हूँ संतुलित आहार क्या है। तो वातावरणीय परिस्थिति की सहायता के अनुसार सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण को आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि मात्रा व गुणों में संतुलित रूप से पाए जाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो संतुलित आहार ऐसा भोजन है जिसमें व्यक्ति के शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को समझा देना है कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार को समझाने के बाद आपको हेडिंग डालनी है आहार के वृहत पोषक तत्व, ठीक है। तो इसमें क्या समझाना है आपको, वृहत यानी उसको मैक्रो भी बोलते हैं। वृहत से तात्पर्य ज़्यादा, अधिक या बड़े आकार से होता है। वृहत मतलब बहुत बड़ा। इसी से स्पष्ट है कि वे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए होते हैं फिजिकल के तौर पे, ताकि हम थके नहीं, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो बनी रहे। वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं वृहत पोषक तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है और पानी तो होता ही है। अब हम जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कार्बोहाइड्रेट, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनको भी लिख देना है ताकि कैसे आपको क्वेश्चन आर्किटेक्ट करना है, बिल्कुल एकदम वो यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ आपको। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल के जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग किसी भी वीडियो में, इतने लेक्चर्स होंगे आप देखे नहीं होंगे, मैं ये क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। कार्बोहाइड्रेट में समझ लेते हैं। हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कार्बोहाइड्रेट है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा वसा व ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संग्रहित कर लिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो है यह किस टाइप से लिया जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित करके संग्रहित उसमें किया जाता है, जो कि समय पड़ने पर शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। स्रोत क्या हैं, सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं, दालें होती हैं, आलू होता है, गाजर होता है, ठीक है, गन्ना, शहद हुआ, मीठे फल हुए, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं विटामिन ए, ठीक है। सेकंड नंबर पे है हेडिंग आपकी पढ़नी चाहिए वसा। वसा क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिएगा आप लोग। हमारे भोजन में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ है। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। यानी 1 ग्राम जो वसा होता है उसमें 9.1 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। यह विटामिन ए, डी, ई व के उपयोग में मदद करता है। यानी जो पानी में घुलनशील विटामिन नहीं होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पानी में अघुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई व के उपयोग में मदद करता है। वह साथ ही साथ शरीर को सुडौल व सुंदर बनाता है, ठीक है। इसकी अधिकता से मोटापा व दिल की बीमारियों को खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना है, ठीक है। स्रोत के रूप में क्या लेना है, तो दूध व दुग्ध के उत्पाद, जो भी मक्खन वगैरह है ये सब लेना है, घी वगैरह है, वनस्पति तेल है, सूखे मेवे हुए, ये सब लेना है इसमें। इसके बाद प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन में क्या आपको जानकारी लेना है, अब प्रोटीन के माध्यम से हमको, तो आप लोग जानते ही होंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा, सोयाबीन की दाल में पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो प्रोटीन हमारे शरीर में सहायक होती है, ठीक है, ये तो आप लोगों को डेफिनेटली पता ही होगा। इसलिए यह बढ़ती उम्र के बच्चों व
खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह कोशिकाओं व ऊतकों की मरम्मत कार्य में प्रयुक्त होती है, इसलिए वयस्कों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। स्रोत दुग्ध व दुग्ध भरे उत्पाद, सोयाबीन हुआ, सभी प्रकार की दालें हो गई, चना हो गया, अनाज हो गया, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल हो गए, सब्जियां हो गई, पपीता वगैरह, आम, कटहल, यानी जितने भी जो है फ्रूट हुए, हरी पत्तेदार सब्जियां हों या दुग्ध भरे उत्पाद हों, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, आप लोग अच्छे से एक दो बार देखिएगा इन क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का लाभ आपको मिल पाएगा। और यह क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार, ये कोई नई बार नहीं है कि इसी बार आएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को आने ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने वृहत पोषक तत्व सीखे थे, अब मैं यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन करते हुए इनकी उपयोगिता व स्रोत के बारे में भी बताइए। ये इतने बड़े क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन आपको अच्छे से वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और एक ही बार में माइंड में सेट भी हो जाएंगे। बस आपको एक दो बार लिख के देखना होगा, ये क्वेश्चन आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे। इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं ये आप लोग जान लीजिए। तो हमारे आहार के वे पोषक पदार्थ जिनकी आवश्यकता अत्यंत अल्प होती है, अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी जिनकी आवश्यकता जो है शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं ये आप लोग जान लीजिए। जैसे विटामिन्स हो गए, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में ही कहा जाएगा। वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये भी होते हैं। अब जैसे विटामिन शरीर के लिए आवश्यक एवं आधारभूत पोषक तत्व हैं, जो कि शरीर की क्षमता, सहनशीलता व स्फूर्ति बढ़ाकर इसे फिट रखने में मदद करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन जो बी और सी होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन जो ए, डी, ई व के होते हैं। इनका संक्षिप्त कार्य, उपयोगिता व स्रोत निम्न है। इनके कार्य क्या हैं ये भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो विटामिन बी का काम क्या है? इसके अंतर्गत समूह बी के विटामिन्स आते हैं। ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पाचन क्रिया व सामान्य स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी क्या होता है? यह गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, खेलों के दृष्टिकोण से यह विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सहनशीलता, ठीक है, बढ़ाने में यह विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, एंडोरेंस जो है बढ़ाने में, सहनशीलता बढ़ाने में यह विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे दांत, अस्थि हो गया, रक्त वाहिनियों को मजबूत करना इसका काम होता है। और ये किन किन स्रोतों में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में, वो चाहे आंवला हो, टमाटर हो, नींबू हो, अंकुरित अनाज हो, हरी सब्जियां हो, हरी मिर्च हो, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो यह विटामिन सामान्य शारीरिक विकास जैसे आँख व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस व त्वचा खुश्क व रूखी सूखी हो जाती है। अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए ताकि उसकी भरपाई हो सके? तो पीले व नारंगी फल जैसे पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, बंद गोभी आदि ये सब लेना चाहिए, दूध वगैरह। ठीक है, इसी तरह विटामिन डी, इस विटामिन डी को शरीर खुद भी पैदा कर सकता है। ठीक है, ऑलरेडी स्टोरेज होता है शरीर में। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है।
इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग बोला जाता है वो हो जाता है, अक्सर वो बच्चों में हुआ करता है। स्रोत क्या होने चाहिए ताकि ये रोग ना हो? तो दुग्ध उत्पादन संबंधी प्रोडक्ट हमको लेने चाहिए, और सूर्य के प्रकाश में तेल मालिश होनी चाहिए मॉर्निंग में, व हरी सब्जियां, मछली का तेल, ये सब प्रयोग करना चाहिए। विटामिन ई, इससे क्या होता है? तो यह विटामिन हृदयघात, पक्षाघात व कैंसर जैसे रोगों से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन ए का उपयोग करने में सहायक, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। स्त्री व पुरुषों की प्रजनन शक्ति को सुदृढ़ करता है। ठीक है। स्रोत क्या है? तो अंकुरित बीज वाले जो है हमको अनाज भिगोकर जो है खाने चाहिए, दालें वगैरह ये सब, हरी सब्जियां, तेल व घी का सेवन करना चाहिए। फिर विटामिन के बारे में जानते हैं। यह विटामिन क्षार व धूप में निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, यानी क्षार हो यानी खट्टी हो या धूप में, ये काम नहीं करता है। पाचन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक, आंतों के भीतरी बैक्टीरिया का निर्माण, खून के थक्का जमाने में भी यह कारगर साबित होता है। कौन कौन सी चीज़ें हमको लेनी चाहिए ताकि जो है ये बीमारी ना हो? तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, अंकुरित अनाज, आलू, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद संबंधी प्रोडक्ट हमको लेने चाहिए। अब सेकंड नंबर में देखते हैं खनिज लवण। खनिज लवण में दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है खनिज लवण, यानी इनमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर का 1/4 भाग खनिज लवणों का बना होता है। हमारे शरीर में कुल 24 खनिज लवण पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे कैल्शियम हो गया। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों का निर्माण, रक्त को जमाने में भी किया जाता है। दूध, दही ये सब लेना चाहिए। ठीक है, फास्फोरस दांतों व हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का भी यूज होता है। फास्फोरस की वजह से ही हड्डियां हमारी जो है कठोर होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। बस आपको अच्छे से वीडियो को देखना है एंड तक और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। पोटेशियम क्या होता है? तो शरीर कोशिकाओं में द्रवों की ठीक दर को बनाए रखना तथा तंत्रिका तंत्र को नियमित करना। अब स्रोत क्या है? तो स्रोत हैं अनाज और सब्जी वगैरह है, यही सब लेना है, फल वगैरह, यानी मैक्सिमम चीज़ों में फल सब्जी यही, तुमको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो कॉमन चीज़ें होती वही होती हैं मैक्सिमम। फिर सोडियम स्नायु तंत्र को ठीक ढंग से कार्य करने में मदद करता है। ठीक है। अब स्रोत क्या है? दूध, सब्जियां, फल सब्जी, वही सब है काम। ठीक है। मैग्नीशियम में क्या है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने में सहायक होता है। ठीक है। इसके बाद आयरन तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के निर्माण में जो है सहायता करता है। इसकी कमी से अनीमिया होता है, यानी खून की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो आयरन वाली गोली भी आप लोग ले सकते हैं। स्रोत क्या है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, ये सब खाना चाहिए। मौसमी फल वगैरह ये सब लेना चाहिए, दूध वगैरह। आयोडीन तो थायराइड ग्रंथि की उचित क्रिया में सहायक, सामान्य चयापचय दर बनाए रखता है। स्रोत क्या है? समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे मछली वगैरह हो गया, ये सब। सल्फर तो सल्फर प्रोटीन और विटामिन निर्माण में जो है सहायक होता है। प्रोटीन और विटामिन्स के निर्माण में सल्फर सहायक होता है। स्रोत क्या है? तो दाल, टमाटर, प्याज वगैरह ये सब खाना चाहिए। कॉपर तो आहार में अमीनो अम्ल, वसा व ग्लूकोज तत्वों के विघटन में महत्वपूर्ण होता है। स्रोत क्या होने चाहिए? तो दाल, हरी सब्जियां, ताज़े फल लेना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट थे जो है लॉन्ग आंसर में। तो बहुत ही कम समय में 3 से 4 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो जल्दी से जल्दी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बताइएगा तो मैं